सो ये एकदम ब्रांड न्यू रेनो काइगर फेसलिफ्ट। अभी फ़िलहाल लॉन्च हुई है 6.29 से लेके 11.29 लाख के बीच में। इसके वेरिएंट की जो प्राइसिंग वगैरह है वो आपकी स्क्रीन पर है, और इनके जो वेरिएंट के लाइनअप के नेम्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। एक ये नया कलर लॉन्च हुआ है, येलो कलर का, ग्रे भी लॉन्च हुआ है, बट ये येलो में डुअल टोन में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है फॉर दैट प्राइस। ऑब्वियसली ये आपको ये कार्ड टाइप की मिलती है, इसमें आपको लॉक अनलॉक के बटन मिलता है। ये बूट रिलीज़ यानी अनलैच करने का है, वो आपको बटन खुद ही दबाना पड़ेगा। ये देखो गाड़ी लॉक थी, मैंने सिर्फ रिलीज़ किया है, जो लॉक है अनलैच हुआ है बेसिकली। ये आपका रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है, ये अभी फ़िलहाल सेटअप नहीं है, और ये काम काफ़ी अच्छा करता है। जैसे ही गाड़ी से दूर आ जाता हूँ ये अपने आप लॉक हो जाता है। ये काफ़ी सीमलेसली काम करता है, ग्लोबली भी हमने रेनो की कार्स में देखा है, इनकी ट्राइबर तक में ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और ये जो है इसके लिए आपको थोड़ा मोबाइल में ऐप वगैरह सेटअप करनी पड़ेगी, तब जाके आप रिमोटली इसको स्टार्टअप कर सकते हो। अब फ़िलहाल इसकी लुक्स की बात कर लेते हैं। देखो गाड़ी पहले भी डिसेंट लुकिंग थी, बट ऑब्वियसली रेनो का जो आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क है वो उतना खास नहीं था, और ये जिस सेगमेंट में कम्पीट कर रहे हैं ना, उस सेगमेंट में बहुत बड़े बड़े दिग्गज ब्रांड्स के ऑप्शंस हैं, तो लोग इनको काफ़ी ज़्यादा कम प्रेफर कर रहे थे। अब यहाँ पर इसके पिछले महीने जुलाई में समझ लो तो अराउंड 350 यूनिट ही बिके थे। अब आई थिंक थोड़ी सेल बढ़ जानी चाहिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐड हुए हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं। और जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है वो इस फेस में हुई है। यहाँ पर आपको ये फ्रेंच फ्लेयर देखने को मिल जाती है। फ्रेंच फ्लेयर मतलब लुक्स के मामले में, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो ग्रिल है काफ़ी अलग तरीके की है, ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, पियानो ब्लैक फिनिश का है। यहाँ पर आपको एक क्रोम स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। नया वाला रेनो का जो लोगो है वो भी देखने को मिल जाता है। ये जो हेडलैम्प है ये मैं आपको एक बार ऑन करने दूँ, वहाँ सामने गाड़ियाँ ना उनमें भी ऑन है, तो ये काफ़ी अच्छी लाइट थ्रो करता है। LED हेडलैम्प है, नीचे आपको LED फॉग लैम्प देखने को मिलता है। ये मल्टी व्यू कैमरा है, मतलब एक बारी में आपको पूरा व्यू नहीं देता है गाड़ी का, एक एक करके आपको एक एक साइड का व्यू दिखाता है। फिर आ जाते हैं इस बॉनेट पे, इसमें आपको ये पावर बल्जेस देखने को मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर भी ऐड हो गए हैं, एंड यहाँ पर साइड में देखोगे तो आपको ये टर्बो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये ब्लैक कलर के ग्लॉस फिनिश पर जो एलिमेंट लगा है उसके ऊपर, और साइड लुक कुछ ऐसी है। जो प्री फेसलिफ्ट मॉडल था उसमें साइड में आपको यहाँ पे टर्बो लिखा हुआ मिल जाता था, वो थोड़ा क्रिंजी लगता था, बट ठीक है अब यहाँ पर वो हटा दिया, तो अब ये डिसेंट लग रहा है। ये सेम कार मैं उमलिंगला तक लेके जा चुका हूँ इन मैनुअल, उसमें मैनुअल गियरबॉक्स था। यहाँ पर CVT आपको टॉप मॉडल में मिल जाता है। यहाँ पर ये 16 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक बार इंजन भी ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको अनलॉक करना पड़ता है, ठीक है। ये इसका स्टार्ट स्टॉप बटन। अब ये 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, की बाहर होती है तो ये थोड़ा शोर करता है। इसमें क्लैटर कुछ ऐसा है, और मटेरियल्स भी थोड़े बहुत एक्सपोज ज़रूर हैं। जैसे ये देखो वॉशर फ्लूइड की पाइप वगैरह थोड़ी एक्सपोज है। ये सब ना थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस कम कर देते हैं। यहाँ पर इंजन बे ठीक ठाक साफ़ सुथरा है, सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है अगर आपको इसको कुछ भी रिपेयर वगैरह करना हो। बाकी कुछ ऐसा है, वाइब्रेशन देखो है थोड़ी बहुत, बट ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा प्राइस को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस सेगमेंट में आई थिंक सबसे बेटर जो 3 सिलेंडर इंजन है वो मारुति का आता है, वो सबसे कम वाइबी होता है। ये जो आप रूफ रेल देख रहे हो 50 kgs ये लोड ले सकती हैं। यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटेना देखने को मिल जाता है। रियर से इसका लुक कुछ ऐसा है, तो ये C शेप की आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाती हैं। हेडलैम्प्स पास से ऐसे थे। बूट स्पेस 400 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, तो जो इसकी सिस्टर है यानी जो निसान मैग्नाइट है उससे काफ़ी बेटर है। और यहाँ पर ये जो ये स्पॉइलर टाइप है ना, ये थोड़ी अलग तरीके की लुक दे देता है। यहाँ पर आपको ये हाई माउंटेड ब्रेक लाइट देखने को मिल जाती है। ये रियर वॉशर विद वाइपर, एंड जो बूट स्पेस है वो अच्छी खासी है, बट आपको सामान ना उठा के डालना पड़ेगा। जो लोडिंग लिप है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये देखो नीचे कितना जाता है ये, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत तो रहेगी। यहाँ पर मीडिया कार है तो बहुत सारा सामान फैला हुआ है, आपकी टूल्स और हमारा बैग। इसके नीचे आपको देखने को मिलता है एक 14 इंच का स्पेयर व्हील
एटलीस्ट यहाँ पर स्टेपनी मिलती है। और सीएट की जो स्टेपनी है ना, उस पर स्टेपनी लिखा हुआ है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस काम हो रहे हैं। फिर आपको इसका ये अनलैच करके दिखाता हूँ मैं कि ये किस तरीके का फ्यूल ब्लेंड ले सकता है। एंड इट सेज अप टू E20 एथेनॉल ब्लेंड, ये सिर्फ इतना ही ले सकता है। तो एकदम ब्रांड न्यू जो गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं उनमें भी आपको सिर्फ इतना ही फ्यूल ब्लेंडेड ले सकती हैं ठीक ठाक तरीके से, विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन दी इंजन। यहाँ पर ये प्लास्टिक्स वगैरह कुछ ऐसी है। ये आपको यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलता है। और इसके नीचे अच्छी खासी बड़ी डोर पॉकेट है जिसमें बॉटल्स आ जाती हैं। 6 स्पीकर का आपको इसमें आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम मिल जाता है। ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में है। और ये सीट्स हैं आपको इनमें लेदरेट का फिनिश देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर पैसेंजर को नहीं मिलता है। ये सीट्स आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती है। तो यहाँ से मैं इस सीट को फोल्ड कर सकता हूँ, वहाँ से वो वाली सीट फोल्ड हो गई। एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट ज़रूर मिलती है यहाँ पैसेंजर को। उसके बाद यहाँ पर स्पेस वगैरह ठीक ठाक है। मैं एक बार खुद बैठ जाता हूँ। ये सामने वाली सीट 5'9" के ड्राइवर के हिसाब से एडजस्टेड है। तो हेडरूम ठीक ठाक है, नी रूम अच्छा खासा है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी कमी नहीं है इस गाड़ी में जो इसे रेकमेंड करने से हमको प्रॉब्लम दे। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये फ़ोन रखने की स्पेस मिल जाती है इसमें। और आर्मरेस्ट भी अच्छा खासा थिक है, ठीक है। इसको फोल्ड कर दिया तो आपको यहाँ पर ये रियर AC वेंट देखने को मिलते हैं। इनका जो फीडबैक है वो ठीक ठाक है। इट्स नॉट टू ग्रेट, नॉट टू बैड। यहाँ पर आपको कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलते, बट एक 12 वोल्ट सॉकेट देखने को मिलता है, ठीक है। और इन सब सीट्स के पीछे आपको ये डीप सीट बैक पॉकेट देखने को मिल जाती है। एक अजीब, ऑब्वियसली ये डिज़ाइन क्वर्क ही है कि इसकी जो विंडोज़ हैं बहुत छोटी हैं। आगे वाली विंडो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो यहाँ पर से स्पोर्टी फील आती है। अब कुछ लोगों को ये पुट ऑफ कर सकता है, जो बिकॉज एक फैमिली कार ले रहे हैं तो उनको ये छोटी विंडोज़ थोड़ी बुरी लग सकती हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं। की कार्ड नॉट डिटेक्टेड बट इट्स बैक नाउ। यहाँ पर आपको ये टैम्बूर डोर मिलता है। इसमें अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है, बहुत ज़्यादा डीप, और इतनी डीप है कि मतलब यहाँ पर एक बॉटल आप रख सकते हो आराम से। यूजुअली ये की के लिए स्पेस है। और ये आपको जो आर्मरेस्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा ये फ्लिम्जी है, थोड़ा ऐसे हल्का सा छोड़ो तो ये पटक के वापस बंद होते हैं। मटेरियल और फिट एंड फिनिश के मामले में थोड़ी इम्प्रूवमेंट ज़रूर चाहिए थी। ऑल्दो ऊपर से देखोगे तो काफ़ी कुछ अच्छा किया गया है। जैसे ये स्टीयरिंग व्हील देख लो, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पर आपको ये कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। ये जो बटन्स वगैरह हैं ये पहले जैसे ही हैं, बट ये क्लिक भी ठीक ठाक तरीके से होते हैं। लेकिन ये ऐसे खुलते हैं कुछ अजीब तरीके से। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये वाला जो ग्लव बॉक्स है ये एकदम ढंग से बंद नहीं होता है। इसकी फिनिशिंग जो है वो थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट ऑब्वियसली स्टोरेज स्पेस में कोई कमी नहीं है। बहुत सारी भयंकर आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा डीप स्टोरेज स्पेस है यहाँ पर। ये आपकी सेफ्टी किट हो गई। एंड 6 एयरबैग्स इस गाड़ी में स्टैंडर्ड है। ये आपको 8 इंच की टच स्क्रीन जो मिलती है, इसमें वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, जो फ़िलहाल किया वाली गाड़ियों में नहीं आ रहा है, बट दैट इज़ अ बिग मिस देयर। बट यहाँ पर ये काफ़ी सीमलेसली काम करता था। अभी फ़िलहाल इसको मैंने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं चलाया, बट मैं इसको जब लद्दाख में चलाया था एंड हमने तो इसको उमलिंगला में भी चलाया है, तो यानी 19,000 फीट की जो ऊंचाई है वहाँ पर इसका 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन ऑपरेट कर रहा था। तो इंजन वगैरह के बारे में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, ये जो स्क्रीन है ना, इसमें आपको मैं एक बार कैमरा डाल के दिखाता हूँ। ये इसका कैमरा है। अभी फ़िलहाल दिन का टाइम है तो ये काफ़ी बुरी सी क्वालिटी है, और ये रात में थोड़ी और वर्स हो सकती है। बट ये एक साथ आपको व्यू नहीं देता है, बट काम आपको देता है कि मतलब काम करवा देगा, आपका काम चला देगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्मूथ नहीं है। इसका UI को थोड़ी अपडेट चाहिए थी। आई थिंक ये यहाँ से ही बंद होगा। आई थिंक वो वहीं से बंद होता है। आपको यहाँ पे इको मीटर देखने को मिल जाता है। एक देखो आप, स्लो थोड़ा तो है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बटन्स वगैरह दिए जाते हैं जो
थोड़ी टैक्टाइल फील ऐड कर देते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि अब आपको इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल गई हैं और उनका एक प्रॉपर बटन है। ये एसी कंट्रोल्स पहले के जैसे ही हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक टाइप ए सॉकेट, यहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन, ये आपका क्रूज़ कंट्रोल, और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिलता है। और इसमें एक और बढ़िया चीज़ है, ये आपको छोटी सी लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये जैक्टो का CVT गियर बॉक्स निसान मैग्नाइट से बेटर यहाँ पर ट्यून्ड है। और यहाँ पर आपको ये ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जिनके साथ आप इनको स्विच करते हो तो ये जो ड्राइवर मॉनिटर है इसमें भी आपको ये डिफरेंट एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये सब मैंने आपको दिखा दिया। इस स्टीयरिंग को आप सिर्फ टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का इसमें ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ से आपको पावर्ड विंडो के स्विचेस वगैरह मिल जाते हैं, पावर एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है इसके लिए। फ्रेमलेस IRVM देखने को मिलता है और इसमें जो ये वायर है थोड़ी एक्सपोज और थोड़ी फ्लिमजी लगती है, तो इसका आपको थोड़ा केयर करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी मिरर नहीं देखने को मिलता है, ऑल्दो यहाँ पर ये एक टिकट होल्डर ज़रूर मिलता है। इस साइड में आपको मिरर मिलता है। एंड ये जो सीट्स हैं इनकी कुशनिंग वगैरह ठीक ठाक है, साइड में बोस्टरिंग भी अच्छी है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ जो थोड़ी बॉदर करती है, मैंने आपको थोड़ी बहुत दिखा दी, बट ये भी थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज है, एटलीस्ट ट्राइबर जितना एक्सपोज नहीं है, तो ये थोड़ा दिक्कत देता है। ये आपका हेडलैम्प लेवलर वगैरह हो गया। अब इसको ड्राइव करके चलते हैं। तो देखो, क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट है तो यहाँ पर इंजन में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका जो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, नॉन टर्बो वेरिएंट जो है, वो इंजन तो ट्राइबर में ही बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है, एस्थमेटिक लगता है। यहाँ पर है इसका 100 हॉर्स पावर वाला 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल, जो इस गाड़ी के साथ डिसेंट काम करता है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस इवन विद फुल लोड अच्छी खासी मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, भले ही आप हाईवेज पर हो। ये देखो, ये दिक्कत है एक स्टीयरिंग के साथ है। स्टीयरिंग के साथ दिक्कत ये है कि ये सेल्फ सेंटर नहीं होता है अगर पेडल पे पैर ज़्यादा ना हो। तो अनलेस मैं पेडल से इस मोटर को थोड़ी पावर दूं, ये सेल्फ सेंटर नहीं होगा। इसको आपको हाथ से सपोर्ट देना पड़ेगा, तब जाके वो सेल्फ सेंटर होता है। एंड ये थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, बट वो हुई नहीं है। बट जहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है वो है नॉइज़ लेवल्स में। इंसुलेशन इन्होंने थोड़ी बेटर करी है, यानी जो लॉन्ग रोड्स पर, जर्नीज़ पर आप जाओगे, रोड ट्रिप्स पर, वहाँ पर जो कैबिन में आपको शोर आता है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, विच मीन्स आपकी जो फटीग लेवल्स हैं वो थोड़े कम रहेंगे। ये सीट्स वगैरह तो ठीक ठाक थी, मैंने इनको ऑब्वियसली एक्सटेंसिवली एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो मैं बोल सकता हूँ पुरानी गाड़ी के हिसाब से। यहाँ पर कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है वो ऑब्वियसली बैक टू बैक पता चलेगा, बट फ़िलहाल दिस फील्स लाइक एन अपग्रेड। एंड इसकी जो राइड है वो ख़राब रास्तों पर आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी। मैं हल्का सा आपको एक नमूना दिखाता, बट इन्होंने सारे ही ख़राब रास्ते बंद किए हुए हैं फ़िलहाल। बट फ्रॉम फॉर्मर एक्सपीरियंस आई कैन से दैट हाईवे स्पीड्स पर भी इसकी जो स्टेबिलिटी रहती है वो ठीक ठाक रहती है, वहाँ पर भी आपको इशू नहीं आएगा। बट इसका जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा लैगी हो जाता है अगर आप इसके साथ थोड़ी स्पिरिटेड ड्राइविंग करने की कोशिश करो, जस्ट लाइक ऑल द CVTs। ये मैंने अभी इसे स्पोर्ट मोड में डाला हुआ था, तब थोड़ा रिस्पॉन्सिव था। अदरवाइज़ अगर आप इसको नॉर्मल मोड में चलाएं, इसको मैं अब नॉर्मल मोड में शिफ्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसे नॉर्मल मोड में डाल दिया और जो पावर आपको मिलती है ना वो काफ़ी देर में मिलती है, तो उसके बीच में डीले काफ़ी ज़्यादा है। बट ये डे टू डे ड्राइविंग में आपको परेशान नहीं करने वाला है। अब एक बार ना एक सामने ये इंक्लाइन है, इस पर ट्राई करता हूँ कि ये क्रॉल करते हुए इतने हाई इंक्लाइन पर चढ़ सकती है या नहीं। 6 डिग्री इंक्लाइन, वहाँ पे 10 डिग्री हो जाता है। 12.3% का इंक्लाइन है। एकदम क्रॉल करते हुए स्पीड पर तो ये नहीं चढ़ती, मैंने 12 की स्पीड पर से ट्राई किया था, बट ये गिर भी नहीं रही है क्योंकि इसमें आपको हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है। अब थोड़ा थोड़ा रोल बैक कर रही है बिकॉज मैंने इंटरवीन नहीं किया है, बट यहाँ पर चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इवन विद फुल लोड चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसकी जो माइलेज है वो गिर जाएगी बस। और टर्बो पेट्रोल जो इंजन होते हैं वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं माइलेज को लेके, अगर आप उनको थोड़ा प्रेस ज़्यादा कर दो। अब मैंने यहाँ पर
ब्रेक नहीं लगाया और ये 45-46 की स्पीड पर जो खुद से गई, वहाँ पर जो झटका था वो ठीक ठाक तरीके से गाड़ी ने झेल लिया। मुझे थोड़ा पता चला बट कमर तक नहीं आया। तो इस काइंड की राइड है इस गाड़ी की। अब यहाँ सामने एक काइगर आ रही है, इसको पास होने देते हैं, फिर मैं थोड़ा तेज़ी से यहाँ पर एक कॉर्नर का एक राउंड मारता हूँ। देखो बॉडी रोल इसमें है बट इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बॉदर करे, और मैं थोड़ा सा तो पुश कर रहा हूँ बट ऐसी फैमिली कार के साथ आप उतना ज़्यादा पुश करना नहीं पसंद करोगे। एंड बाकी पुश अगर करना ही है तो उसके लिए हमारे लिए इन्होंने जिम खाना ट्रैक सेटअप किया हुआ है। एक 0 to 100 है, वो भी करते हैं, चलो देखते हैं। अब 0 to 100 करने वाले हैं, देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। आई एम गेसिंग अंडर 12 हो जाना चाहिए। 100 हो गया। ये CVT की आवाज़ बहुत वियर्ड रहती है। सो फाइनली मेरे थॉट्स क्या हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो ये गाड़ी पहले भी ठीक ठाक थी, वैल्यू फॉर मनी तो ये है, बट रेनो का जो आफ्टर सेल्स का सपोर्ट है वो उतना लंबा चौड़ा नहीं है जितना इनके राइवल्स के पास है, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इस गाड़ी में ना स्पोर्टी टचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट ये ऑल अपीलिंग गाड़ी नहीं है कि मतलब हर किसी की ज़रूरतें पूरी करते हैं, एंड वो सेल्स में भी दिखता है। एंड अभी भी ये एक स्टाइलिश गाड़ी है। जो थोड़े हट के देखने वाले जो गाड़ी लेने वाले लोग हैं ना, जिनको चाहिए कि उनकी गाड़ी थोड़ी स्टैंड आउट करे फ्रॉम द क्राउड, वो इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जो सेफ खेलने वाली जनता है ना, उनको शायद ये गाड़ी समझ ना आए। लेकिन अगर आप उस कन्फ्यूजन में हो कि इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वेल देखो गाड़ी अगर आप टर्बो वाला वेरिएंट ले रहे हो तो आपकी ज़रूरतें पूरी करेगी। नेचुरली एस्पिरेटेड आई डोंट थिंक लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो कम पावर और टॉर्क के साथ आता है। तो आपको ना वो दिक्कतें बाद में आएंगी जब आप हाईवेज़ वगैरह पे चलाओगे, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और वो ऐसी चीज़ है कि आप उसको इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फैक्ट्री से ही ऐसी आती है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। टर्बो पेट्रोल है, वो आपकी ज़रूरतें ज़्यादातर पूरी करेगा। तो आपको पिक करना है इसका टर्बो पेट्रोल इंजन ही। और अगर आपकी जो सिटी है वहाँ पर आपको ये रेनो वगैरह के पार्ट्स वगैरह मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, रेनो का सर्विस सेंटर भी आसपास है, तब आप इसे खरीद सकते हो एंड क्राउड से थोड़ा अलग दिख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।